नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी का जो एक आपके भी अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका अनुमान लग जाएगा कि पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं या आपका आइडिया इस पेपर के अंदाज से लग जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप ध्यान से बैठिए, पेन कॉपी लेके, और जो आप प्रश्न करके आए हैं उनके आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे नंबर इतने आ जाएंगे। और जो बंधु जिस ज़िले में अभी पेपर हिंदी का नहीं हुआ है तो वो इस पेपर मॉडल पेपर को देखकर समझ सकते हैं कि पेपर के प्रश्न का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा और आने वाले परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसको भी अधिक से अधिक देखें और देखकर समझिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न और समय अवधि को। समय अवधि इसकी 3 सवा 3 घंटा रहेगी और इसमें 6 अंक का आपका पेपर है। पढ़ने वाले वह खंड अ, कौन सा है? खंड अ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे MCQ। MCQ का मतलब जो विकल्प वाले बहु विकल्प वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है वस्तुनिष्ठ इस प्रश्नों में कि बच्चे का ताऊ मोहरा का अर्थ बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कल्लू का बैल, क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति। दूसरा है उपहास शब्द में उपसर्ग होगा उत, उप, हास्य या हास्य, क्या हो जाएगा इसमें? उप। अगला जो आपके सामने तीसरा है प्रश्न, पंचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना है। तो इसमें हो जाएगा प्र उपसर्ग, सल मूल शब्द है और इत प्रत्यय, तो ये ब। हीरा मोती का स्वामी का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसमें? जूरी। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नमसे। क्या कहते हैं? नमसे। अगला है उपभोक्ता संस्कृति किसकी गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है? तो ये बाजार के। अगला जो आपके सामने है वो इस प्रकार है, सांवले सपनों के पाठ के लेखक कौन थे? तो इसके कौन हो जाएंगे? जाबिर हुसैन। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पाठ किसकी है? ये प्रेमचंद के फटे जूते की। महादेवी वर्मा का बचपन किस शौक था चीज़ का? तो निबंध लिखने का। जी हाँ, उसने लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। किसको सब सांसों का श्वास कहा गया है? तो सांसों का श्वास किसे कहा गया है? भगवान ईश्वर को। रसकांत किसकी भक्ति में लीन थे? तो भगवान कृष्ण की। आधी रात को किसकी सीख कवि को विचलित कर देती है? तो कोकिला की आवाज़। और अगला है ललितादित्य द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? वाक। क्या कहते हैं? वाक। और ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो शिशिर ऋतु का वर्णन है, इसका शिशिर ऋतु। अगला है मेघ आया कविता में पहानु किसे कहा गया है? तो पहानु कहा गया है मुख्य रूप से जो है अतिथि को कहा गया है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, इस कविता के कवि कौन है? तो इसके होंगे राजेश जोशी। और 1949 में लेखक में कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया? तो वो नदी है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। चलिए अगले जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला है मेरे संग की अर्थ पाठ के आधार पर बताइए कि कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो ये हो जाएंगे देश प्रेमियों का। रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें हो जाएगी जो महिला है वो उमा, ये प्रमुख पात्र है। चलिए ये तो थे करीबन 12 से 13 प्रश्न थे जो कि एक नंबर आप ऐसे ही प्राप्त समझकर पढ़कर कर लेंगे। अगले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ये भी एक अंक के हैं। किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि व्यक्त करने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? गुणवाचक। कैसे कहेंगे? गुणवाचक। अगला है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? तो पर सर्ग। क्या कहते हैं? पर सर्ग। अगला है जो क्रिया बिना कर्म को पूर्ण अर्थ प्रकट करे। बिना कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है, बिना कर्म का पूर्ण प्रकट करे उसे क्या कहेंगे? आक्रमक। क्या कहेंगे? आक्रमक। अगला है वाक्य को प्रारंभ में कारक पद जो रहता है वो कौन सा कारक रहता है? तो वो आ जाएगा कर्ता। कौन सा? कर्ता। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। इसमें है राम घर जाता है,
तो इसमें उद्देश्य और विधेय पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो उद्देश्य वो तो हो जाएगा राम, उद्देश्य क्या है राम, और इसमें विधेय क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विधेय हो जाएगा घर, विधेय क्या हो जाएगा घर। अगला है परिश्रम करने का अच्छा परिणाम होता है। यदि आप परिश्रम करोगे तो आपका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा, क्या होगा अच्छा परिणाम होगा। अल्प आयु का विलोम पूछिए आपको, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अल्प आयु का विलोम तो हो जाएगा चिरायु, चिरायु क्या हो जाएगा चिरायु। ये इस तरह से आपने प्रश्न कर दिए तो ये जो क्वेश्चन 8 है 8 अंक प्राप्त आसानी से कर लेंगे। तीसरा में जो दे रखा है गद्यास, क्या दे रखा है दोस्तों गद्यास, इस गद्यास को पढ़ना है और गद्यास को पढ़कर इसके उत्तर निकालना है। जैसे भारतेंदु के जीवन के उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग में साफ सुथरा लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने कांटों केकड़ों को दूर किया, उनके दोनों सुंदर क्वारियां बनाकर मनोरम फल फूलों को वृक्ष इस प्रकार से सुरमय बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सके। यदि भी भारतेंदु जी अपने लगाए हुए वृक्ष को फल फूलों को लदा ना जा सके, फिर भी उन्होंने ये कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि जीवन का उद्देश्य पूर्णतः सफल हुआ। हिंदी भाषा साहित्य उन्नति में आज दिखाई पड़ रही है मूल कारण भारतेंदु जी हैं, जिन्होंने उन्नति के बीज रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। तो बताइए भारतेंदु के जीवन का मुख्य जो उद्देश्य क्या था, तो मुख्य जो जीवन का उद्देश्य था देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और चौड़ा बनाया जाए, मार्ग में रुकावटों को दूर किया जाए। अगला जो है भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया, तो उन्होंने अपने जीवन में क्या की वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये रहा उनके जीवन में कांटों और केकड़ों को दूर किया, कांटों और केकड़ों को दूर किया। भारतेंदु जी को किसका श्रेय जाता है, तो इसका लिख सकते हैं उन्होंने उन्नति के बीज को रोपित करने का उन्हें श्रेय जाता है, बीज के उन्नति पौधे का श्रेय जाता है। भारतेंदु जी क्या नहीं देख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ठीक है, नहीं देख क्या वृक्ष के फल फूल लदा नहीं देख सके, ये लिख सकते हैं। और मनोरम का अर्थ क्या होता है सुंदरम, जो देखने लायक अच्छा हो। अब प्रस्तुत गद्यास का शीर्षक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य, ठीक है। अगला जो है तीसरा वो हो, ये गद्यास था। अगला जो है आपके सामने ये छोटा है गद्यास दे रखा है, ये वो था गद्यास, ये था कविता से बना काव्यांश। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोना चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम रसों के फल फूल देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा अशेष है। उबर भूमि का नया खेत, नया धान्य से सजा फेस, तुम भरे रहकर भूमि भरा धारण करते हो शेष। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं ये किसके बारे में, किसी से, तो हमारे किसानों के बारे में। मुख्य इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, हमारे देश के किसान। किसान किससे प्यार करते हैं, तो आप लिख सकते हैं वो खेत की मिट्टी से उनसे प्यार है। किससे प्यार है, मिट्टी से। किसान को ग्राम का देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अन्न को पैदा करते हैं और भरण पोषण का यानी पालन पोषण करने में अपने शरीर को भरण पोषण करते हैं। इस काव्य का संदेश यही है, यही इस काव्य में संदेश दे रखा है कि जो किसान है दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं और ये अनाज शरीर को भरण पोषण करते हैं। अगला जो है इस प्रकार आप इनमें पांचवा में जो खंड दे रखा है इसमें आपको निबंध लिखना है। जी हाँ दोस्तों, क्या है निबंध, और ये 6 अंक का निबंध है दोस्तों। विद्यार्थी का अनुशासन पे आ सकते हैं, राजस्थान में पर्यटन है, ये संसार के माध्यम का प्रभाव, और तीसरा जो आएगा विद्यार्थी के अनुशासन में आप जब भी लिखो तो ये प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन का अनुशासन क्या है, अनुशासनहीनता का क्या कारण है, दुष्परिणाम है, निवारण के उपाय है, और एक जो आएगा वो ये था कि भारतीय नारी की कल नारी और आज की नारी, तो उसकी प्रस्तावना, बीते हुए कल नारी, आज की नारी और भविष्य की नारी के रूप में आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना के रूप में लिख सकते हैं कि देश की जो धुरी है वह पुरुष और महिला दोनों के ऊपर टिकी होती है, केवल एक पहिए पर नहीं चल सकता है। देश की उन्नति और विकास के लिए नारी और महिला का, पुरुष का होना दोनों जरूरी है। दोनों जब बराबर चल देंगे तो देश की उन्नति होगी। तो ये लिख सकते हैं। बीते हुए नल के लिए आप कल की नारी के बारे में लिख सकते हैं कि जो पूर्व जो परंपरा थी उसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिला को वोटिंग का अधिकार नहीं था, घरों के 4 दीवारों तक ही सीमित थी, महिलाओं को
पुरुषों के समान वे घर से बाहर जाकर रोजगार नहीं कर सकती थी, तो ये देख सकते हैं। आज के नारी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार के हो, वो प्रत्येक नारी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर अपने क्षेत्र में अहम योगदान दे रही है। भविष्य की नारी भी, उनको अगर मौका दिया जाए तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वे दो परिवार के कुल को रोजगार रोशन करती है। और उपचार के रूप में देख सकते हैं, देश की उन्नति तरक्की जीवन में उपचार के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे से अच्छी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है। छठा है वो है नागेंद्र की अजमेर में अध्ययन करने के छोटे भाई भुवनेश्वर को पत्र लिखकर बताने कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का क्या महत्व होता है। आप एक पत्र के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें पत्र है, ये एक वार्तालाप संवाद के रूप में लिख सकते हैं या विद्यालय प्रदर्शनी रूप में किसी एक पर लिखने पर आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये आँख को देखिए बस दुर्घटना के बारे में पिता पुत्र के मध्य संवाद लिख सकते हैं, ये लिखने से 5 नंबर, और ये अलग है। तो आप ये पत्र एक तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन। अगला जो है विद्यालय प्रदर्शनी खंड पर आप ये प्रतिवेदन लिख सकते हैं, या फिर ये जो दे रखा है गद्यांश, ये आप इनमें से एक प्रतिवेदन तैयार करना है, ये करना। 8वां जो आपको दे रखा है गद्यांश है, इसके उत्तर आपको ढूंढने। अमेरिका में जो आज हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की विशेष जन समाज पर सामान्य जन भी इस लालसा निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन भाषा में चाहे राइट स्वाइस बेबी हो। तो देखो, प्रतिष्ठा हास्यास्पद रूप का तात्पर्य ये होता है कि जो पश्चिमी जो संस्कृति है, चाहे वो पहनावा के रूप में हो, खान पान के रूप में हो, धीरे धीरे अब भारत की तरफ बढ़ रही है। भारत में भी आज जैसे शहरों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ जो खान पान है, जो पहनावा है, तो वो हास्यास्पद रूप में देखा जाता है भारत के यहाँ। गद्यांश का शीर्षक यही होगा कि जो पश्चिमी संस्कृति को, पश्चिमी संस्कृति पर हम सामान्य जन किसकी ललचाए नजर देखते हैं, तो जो विशिष्ट जन जो लोग होते हैं, जो शहरों में होते हैं, वो पश्चिमी संस्कृति को धारण करते हैं, तो सामान्य लोग भी उनकी अनुसरण करने लग जाते हैं। अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है जिसका अनुसरण चर्चा भारत में हो रही है? अमेरिका में आज भी वो पश्चिमी संस्कृति से हास्यास्पद विषय है, क्योंकि भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना कभी संस्कृति को इसका निर्धारण यानी पहनावा वगैरह खान पान ये अलग ही रहा है। ये कर सकते हैं, फिर या फिर ये कर सकते हैं, दोनों में से एक अभ्यास करने से आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएंगे, डेड। चलो अगला जो आप वो है इस प्रकार है, इस कविता के रूप में आप करने पर ये भी आप कर सकते हैं, वो या ये दोनों में से एक करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये नीचे वाले जो दे रखा है इसको आप कर सकते हैं काव्यांश को, कि हस्ती छाई ज्ञान की सहज दुलिसा डारी, स्वान रूपी संसार भूकन दे मारी। यहाँ इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। साखी का रूप का अर्थ होता है, क्या होता है? साक्षी का जो रूप में, ये कबीर के द्वारा बताया गया है कि जो हाथी के ऊपर लदे जो ज्ञान रूपी व्यक्ति है, जब ज्ञान को अर्जन करते हुए चलता है, तो इस संसार रूपी किसे बताया गया है? कुत्ते को। कुत्ता हमेशा भौंकता ही रहता है, तो कुत्ते को भौंकते बिना ही ध्यान दे ज्ञान पर रूपी जो हाथी वो चलता रहना चाहिए। तो साखी का अर्थ उसमें बताया गया है साक्षी के रूप में या गवाही के रूप में। किसके रूप में बताया गया है? गवाही के रूप में। यहाँ कबीर ने क्या प्रेरणा मिलती है? यहाँ कबीर से ये प्रेरणा मिलती है इस पद्यों से, कविता से, कि हमें अपने ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित करना चाहिए। संसार रूपी कुत्ते कितने भी भौंके, हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुलिसा डोरी का मतलब कुत्ते की तरह भौंकते रहना, और भूखन का मारी का मतलब कुत्ते की तरह भौंकने देने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, केवल अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने ज्ञान पे होना चाहिए। ठीक है, ये आप कैसे प्राप्त करने से आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगला जो इसमें है वो है, आप देख सकते हैं, ये करिए या फिर ये करिए। अगला जो 10वां में आपके पाठ्य पुस्तकों से जो खंड 2 है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछते हैं। तो चलो हम पहले प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तिब्बत में जो बौद्ध भिक्षु का स्थान क्या था? तो आप लिख सकते हैं तिब्बत के अंदर जो बौद्ध भिक्षु है ना, उनका स्थान क्या था? तो लिख सकते हैं आप इनके जो गुरु है ना, उन गुरु के जो ऊपर का जो स्थान है ना, वो इनको ऊपर दर्शाए गए हैं। हाँ, जो खंड 2 है, 2 में जो 10वां प्रश्न में दिए गए, ये 20 से 40 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो क्या है, प्रश्न संख्या पहला में तिब्बत में बुद्ध भिक्षुओं का क्या स्थान है? तो लिख सकते हैं तिब्बत में बुद्ध भिक्षु का स्थान थॉलिंग गोपा का के बाद दूसरा स्थान पर ये तिब्बती बुद्ध भिक्षु आते हैं। किसके बाद में? थॉलिंग गोपा के बाद में। अगला है बेगम साहिबा कौन थी? उन्होंने महादेवी के घर में किस प्रकार संबंध थे? तो बेगम साहिबा हैदराबाद के हाईकोर्ट जजेस की बेगम की ये पुत्री थी,
और इन्होंने महादेवी वर्मा के घर पर एक कह सकते हैं कि उन्होंने ताई का संबंध बना रखे थे, जो कि हिंद त्योहारों के रूप में मिलजुल कर मनाते थे। मेघ रूपी मेहमान आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आते हैं? जब मेघ रूपी मेहमान आते हैं तो पता ही होगा आपको, आंधियाँ चलती हैं, धूल की रेतें उड़ती हैं और रिमझिम की बारिश से शुरुआत होती है। बच्चों को काम पे जाना धरती के बड़े हादसे के समान, ऐसा क्यों बताया गया है? तो स्वाभाविक बात है, जब बच्चों की खेलकूद की उम्र होती है, बचपन की उम्र, जो उत्साह उमंग का जोश होता है, जहाँ खेलने की उम्र होती है, वहाँ बच्चों को यदि हम काम पर भेजते हैं तो बच्चों को एक उनका जो उम्र होती है, जो बचपन की जो उम्र होती है, जो बचपन है, वो ऐसा ही चला जाता है काम पे। तो इसलिए उनको एक हादसे के रूप में बताया गया है। कॉफी हाउस में आगे जाकर लेखक क्यों नहीं देखना चाहते थे? तो इसमें लेखक ने ये देखा कि आगे जाने से वह मृत्यु के तरल जैसे दिखने लगेगा और जिसे देखकर वह आतंकित हो उठेगा पानी की, इसमें ये बताया गया है। और ईंट से ईंट, दो आपको मुहावरा याद करने, मुहावरा दो मुहावरा आएंगे, उनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईंट से ईंट बजाना, क्या है? ईंट से ईंट बजाना ने मूल रूप से क्या है? सब नष्ट कर देना, सब कुछ जो वो नष्ट कर देना। यानी लिख सकते हैं सब कुछ है वह नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। यानी आक्रमणकारियों ने शहर को सब कुछ है वो नष्ट कर दिए। दूसरा मुहावरा क्या है? दूसरा है घुटने टेकना। घुटने टेकने का क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थात हार मान लेना, हार मान लेना। दुश्मनों ने हार मान लिया, जी हाँ। यानी शिवाजी के सामने दुश्मनों ने घुटने टेक दिए, ये लिख सकते हैं। लेखिकन अपने नानी को कभी नहीं देखा, ये आप व्यक्तित्व के बारे में लिख सकते हैं अपने पाठ से। शंकर पढ़ाई से एकांत साल के मार्जिन क्यों रहा, ये भी पाठ से अपने लिख सकते हैं। और फिर एक प्रश्न आएगा 11वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये तो आपके चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक में कहीं न कहीं पूछा ही जाता है। ये प्रेमचंद का जीवन परिचय है या फिर लद्दीपति जीवन का परिचय, दिनों में से एक करने से आपको मिल जाएंगे। तो आप इनका परिचय एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित लिखने से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, इसका वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगा और इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। कभी प्रेमचंद का जीवन का परिचय किस प्रकार, इनका मूल नाम धनपत था, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लमैया वाराणसी में हुआ था। माता का नाम आनंदी देवी, आरंभिक शिक्षा उर्दू, फारसी और खड़ी बोली के रूप में। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को देहांत वाराणसी में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वे जरूर लिख सकते हैं आप। इनकी जो प्रमुख रचना है, जैसे प्रमुख रचना के रूप में आप कह सकते हैं गोदान लिखिए, इनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर मिलेंगे। वो कर्म भूमि हो, कर्म भूमि हो, कर्म भूमि हो, गबन हो, गबन हो, गबन हो, या रंग भूमि हो, या रंग भूमि हो, या सेवा सदन। ये 5 से आपने यदि रचनाएं लिख दी तो 2 नंबर रचनाओं के, 2 नंबर परिचय के, इससे आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और बार बार रीढ़ की हड्डी एकांकी पाठ के आधार पर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की चारित्रिक जीवन की विशेषता बतानी है। ये भी आप इन दोनों में से ये या ये करें और यह 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि पेपर को आपने समझा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको और भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।